हेलो दोस्तों, आज हम लोगों को पढ़ना है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल के शासक कौन है, उन्होंने कौन सा काम किया, किसके शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, किसके शासनकाल में बक्सर का युद्ध हुआ, किसके शासनकाल में नादिर खान ने आक्रमण किया, किसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया, किसका प्रेम लाल कुमारी नामक वेश्या के साथ था भाई साहब, किसे रंगीला बादशाह कहते हैं, किसे लंपट मूर्ख कहते हैं। इस प्रकार के सारे क्वेश्चन का जवाब इस उत्तर मुगल काल के शासकों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं बाबू आपका मुगल काल के शासकों से। मुगल काल के शासक कौन थे बाबू? सबसे पहला बाबर था। कौन था? बाबर। बाबर के बाद बाबू अगला शासक कौन बनता है? हुमायूं। कौन बनता है? हुमायूं। हुमायूं के बाद अगला शासक बनता है बाबू अकबर। कौन बनता है? अकबर। अकबर बनता है। अकबर के बाद बाबू अगला शासक बनता है जहांगीर। जहांगीर। और जहांगीर के बाद अगला शासक बनता है बाबू शाहजहां। शाहजहां। कौन बनता है अगला शासक? शाहजहां बनता है। अगला शासक शाहजहां बनता है। शाहजहां के बाद अगला शासक बनता है बाबू औरंगजेब बनता है। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब। ये हुए शासक। औरंगजेब के बाद अगला शासक बनता है बाबू बहादुर शाह प्रथम। कौन बनता है? बहादुर शाह प्रथम। कौन बनता है? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद अगला शासक बनता है जहांदार शाह। जहांदार शाह। कौन बनता है? जहांदार शाह। जहांदार शाह के बाद बाबू बनता है अगला फर्रुख सियर। फर्रुख सियर। अगला शासक बनता है फर्रुख सियर। फर्रुख सियर के बाद बाबू बनता है रफी उद दर्जात। रफी उद दर्जात। रफी उद दर्जात। रफी उद दर्जात के बाद बनता है रफी उद दौला। रफी उद दौला। अगला शासक बनता है रफी उद दौला। रफी उद दौला के बाद बनता है बाबू अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। कौन बनता है? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद बनता है बाबू अहमदन शाह। अहमदन शाह। अहमदन शाह। अहमदन शाह के बाद बाबू बनता है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बाद बनता है आलमगीर द्वितीय के बाद बनता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बाद बनता है बाबू अगला शासक, लिखो, शाह आलम द्वितीय के बाद अगला शासक बनता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बाद बनता है कौन बाबू? लिखो, अकबर द्वितीय के बाद बनता है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। कौन बनता है? बहादुर शाह द्वितीय। तो ये हैं सारे शासकों का क्रम। आपने ये वाले शासक जो देखे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन्हें कहा जाता है मुगल शासक। इन्हें कहा जाता है मुगल शासक। और ये वाले जो क्रम है बाबू, ये वाले जो शासक हैं, इस शासकों का जो क्रम है, इन शासकों को क्या कहा जाता है? उत्तर मुगल शासक। औरंगजेब के मरने के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। कब बाबू? 1707 में। 1707 ईस्वी में जब भाई औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तब 1707 में कौन बनता है? बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है। और बहादुर शाह प्रथम से लेकर के ये सारे बहादुर शाह द्वितीय तक के सारे शासक उत्तर मुगल शासक कहलाते हैं। ये शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये आपको पता है कि बड़े शक्तिशाली शासक थे। और बाकी शासक जो हुए बड़े कमजोर शासक हुए। ये वाले शासक कहते हुए कमजोर शासक हुए। तो जो इनका क्रम है, ये बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, रफी उद दर्जात, रफी उद दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमदन शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो ये जो शासक है बाबू, इन शासकों को कहा गया उत्तर मुगल शासक। ये बड़े कमजोर किस्म के थे। इन्हीं के शासनकाल में भारत धीरे धीरे मुगलों के अधीनता से स्वतंत्र होते चले गए। इन्हीं के शासनकाल में नादिर शाह, अहमद शाह जैसे शासक आक्रमण किए, कोहिनूर हीरा लेकर चले गए। इन्हीं में से आपको मिलेगा लंपट मूर्ख कौन था। तो ये सारे कुछ हम लोगों को देखना है। तो अब एक एक करके हम लोग उत्तर मुगल काल के शासकों को देखते हैं। लिखो बाबू, सबसे पहला हेडिंग डालो आप लोग, उत्तर मुगल शासक। और उत्तर मुगल शासकों में पहला डालो बाबू, पहला शासक है बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह प्रथम के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। लिखो, यह प्रथम उत्तर मुगल शासक था। ऐसे करके लिखना शुरू करो। इसे शाहे बेखबर कहा जाता था। देखो, इसे शाहे बेखबर, बेखबर, इसे शाहे बेखबर कहा जाता था। ध्यान रहे, इनकी उपाधियां ध्यान रहे, ठीक है ना बाबू? इन्हें इनकी उपाधियां ध्यान रहे। और लिखो बाबू, यह सबसे वृद्ध मुगल शासक था। यह सबसे
वृद्ध वृद्ध मुगल शासक था, मुगल शासक था, शासक था, शासक था। इसका वास्तविक नाम, इसका वास्तविक नाम, इसका वास्तविक नाम मुअज्जम था। इसका वास्तविक नाम मुअज्जम था। इसका वास्तविक नाम मुअज्जम था, ठीक है ना। इसका वास्तविक नाम मुअज्जम था। लिखो इसका वास्तविक नाम क्या बाबू, इसका वास्तविक नाम मुअज्जम था। अब बाबू इसके बारे में और लिखो। इसके मृत्यु होने के, इसके मृत्यु होने पर, मृत्यु होने पर, होने पर, इसका मृत्यु होने पर या इसका मृत्यु होने पर इसे भाई साहब एक लंबे समय तक 10 हफ्तों तक इसे दफनाया ही नहीं गया। लिखो इसके मृत्यु होने पर, होने पर इसे 10 सप्ताह तक दफनाया ही नहीं गया। दफनाया ही नहीं गया। अब सोचो क्यों? जब ये मरा तो इसके आगे वाले शासक कि कौन शासक बनेगा, इस शासन बनने के लिए गद्दी पे कौन बैठेगा, गद्दी पे बैठने के लिए गृह युद्ध शुरू हो गया। और गृह युद्ध के चक्कर में ससुरा गद्दी पाने के चक्कर में इसको दफनइबे नहीं किए। कितने समय तक बाबू? 10 सप्ताह तक इसको दफनइबे नहीं किए। ससुरा आपस में लड़ रहे हैं कि गद्दी कौन पाएगा, गद्दी पे कौन बैठेगा। इसके लिए इसके सारे उत्तराधिकारी आपस में लड़ रहे थे, इसलिए कि गद्दी कौन पाएगा। और इसके चक्कर में इसको 10 सप्ताह तक ससुरा दफनाया ही नहीं गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ऐसा कौन सा मुगल शासक है जिसके मृत्यु होने पर 10 सप्ताह तक उसे दफनाया ही नहीं गया? तो वो कौन था बाबू? बहादुर शाह प्रथम। क्यों? क्योंकि बाबू सब क्या गृह युद्ध में उलझ गए, गृह युद्ध में उलझ गए। किसी का ध्यान ही नहीं गया कि भाई साहब बहादुर शाह प्रथम मृत्यु हो गया है, उसे दफनाना भी है। सब पहले लड़ रहे हैं कि ससुरा पहले गद्दी कौन पाएगा, इसके चक्कर में सब लड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये था जहांदार शाह के बारे में। लिखो इसके दरबार, एक पॉइंट और लिख लो। इसके दरबार में डच प्रतिनिधिमंडल जोशुआ, डच प्रतिनिधिमंडल, इसके डच प्रतिनिधिमंडल जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में आया था, ऐसे लिखा, ठीक है। इसके दरबार में डच प्रतिनिधिमंडल जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में, मतलब डचों का एक समूह आया था इनके पास व्यापार के सिलसिले में। उसका नेतृत्व कौन किया था बाबू? जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में, ठीक है ना। तो पूछेगा कि बताओ जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल किसके समय में आया था? तो वो भी किसके समय में बाबू? बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। ऐसा कौन सा शासक जिसे मरने के बाद 10 सप्ताह तक उसे दफनाया नहीं गया? वो अभी कौन है बाबू? बहादुर शाह प्रथम है। साहेब ए खबर किसे कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। तो ये सारा आपको ध्यान में रखना। अगला बाबू लिखते हैं हम लोग, अगला है जहांदार शाह। इसके बाद लिखो जहांदार शाह, हेडिंग डालो बाबू। इसके बाद बहादुर शाह के बाद अगला शासक है जहांदार शाह, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग ऐसे देखते जाते हैं सभी। अभी आपका सारा उत्तर मुगल काल बाबू हो जाएगा समाप्त, ठीक है ना। तो हम लोग एक हो गया समाप्त, एक शासक, ठीक ना। ध्यान रहे किसे मरने के बाद ससुरा 10 सप्ताह तक दफनाया ही नहीं गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना। अगला वो लिखो जहांदार शाह। जहांदार शाह हेडिंग डालो। जहांदार शाह, इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसे लंपट मूर्ख शासक कहा जाता है। शासक कहा जाता है, ठीक है ना। इसे लंपट मूर्ख शासक कहा जाता है। यह लाल कुंवारी या लाल कुंवर नामक वेश्या के प्रेम में
वेश्या के प्रेम में था। अब देखो इसके बारे में 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना। इसे जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था और ये किससे प्रेम करता था? एक लाल कुमारी नाम की बेश्या थी, उसी के प्रेम में फंसा हुआ था बाबू। कौन? जहांदार शाह। तो कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा शासक था, ऐसा कौन उत्तर मुगल शासक था जो लाल कुमारी नामक बेश्या से प्रेम करता था? तो वो कौन था बाबू? जहांदार शाह। कौन था बाबू? जहांदार शाह। लंपट मूर्ख इसे क्यों कहते हैं? इस ससुरा बड़ा ही अजीबो गरीब हरकत करता था। कभी ससुरा दरबार में नंगे ही आ जाता था, तो कभी महिलाओं के कपड़े पहनकर आ जाता था। तो दरबार ने कहा ये ससुरा एकदम लंपट मूर्ख है का? ये कौन? जहांदार शाह। कहा कि ये लंपट मूर्ख है का? मतलब सोचो, महिलाओं के कपड़े पहनकर आ रहा है, कभी नंगे आ जा रहा है। तो इसी कारणवश इसके करतूतों को देखते हुए अधिकारियों ने, वहां की जनता ने इसे कहा ये तो लंपट मूर्ख है। तो पूछेगा बताओ लंपट मूर्ख नामक शासक कौन? लंपट मूर्ख नाम से कौन लोकप्रिय शासक था? तो जहांदार शाह था। ठीक है ना। इसके अलावा बाबू अब बताओ, अब लंपट मूर्ख है, अब लंपट मूर्ख आदमी है, तो बताओ क्या सत्ता इसके हाथ में रहेगा? नहीं। अब इसका मतलब है कि जब बाबू 2 चीज होता है। एक बात आप ध्यान में रखो कि जब शासक कमजोर होता है तो उसके मंत्री मजबूत हो जाते हैं। कौन? मंत्री मजबूत हो जाते हैं। कौन बाबू? अगर शासक कमजोर है तो मंत्री मजबूत हो जाता है, और जब शासक मजबूत होता है तो मंत्री अपने आप उसके दब के रहते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो गांव में कोनो कोटेदार अगर तगड़ा आदमी है तो कोई नहीं कुछ बोलेगा, जितना देगा जैसे देगा आप लेकर चले जाओगे। अगर गलती से कोई कमजोर भाई साहब राशनदार आदमी है, मतलब राशन की दुकान या जिसके यहाँ कोटा है वो कमजोर आदमी है, तो पूरा गांव के आदमी उसको गरियाते हैं। ससुरा दिया नहीं, कम दिया, ये दिया वो दिया, तो सभी लोग गाली देते हैं। और मजबूत आदमी नहीं। तो अब जाहिर सी बात है कि जहांदार शाह कैसा आदमी था? कमजोर शासक था। तो जाहिर सी अगर ये कमजोर होगा तो इसके मंत्री क्या होंगे? इसके सेनापति क्या होंगे? मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि शासक कमजोर होते, जाहिर सी बात है सत्ता चलाने के लिए कोई ना कोई मजबूत व्यक्ति चाहिए। तो लिखो इसके शासनकाल में जुल्फिकार नामक व्यक्ति के पास वास्तविक सत्ता थी। ठीक है ना, सत्ता थी। कहने का मतलब है कि जब शासक जहांदार शाह था तो जहांदार शाह कमजोर शासक था, इस वजह से उसका एक मंत्री था जिसका नाम जुल्फिकार खां था। तो उसने अपनी सारी सत्ता अपने अधीन रखी। नाम तो भले ही शासक है कि भाई साहब मुगल बादशाह कौन है, मुगल शासक कौन है, उत्तर मुगल शासक कौन है? जहांदार शाह। लेकिन वास्तविक सत्ता किसके हाथ में है? जुल्फिकार खान के हाथों में है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पूछेगा कि किसके शासनकाल में जुल्फिकार खां वास्तविक सत्ता का मालिक था? तो जुल्फिकार खां किसके शासनकाल में हावी था? जहांदार शाह के शासनकाल में। ठीक है ना। पूछेगा कि बताओ जुल्फिकार खां का समय किसके शासनकाल से संबंधित है? तो जहांदार शाह के शासनकाल में। तो ये जहांदार शाह के शासनकाल में 3 काम: लंपट मूर्ख था, लाल कुमारी नामक वेश्या से प्रेम करता था, कहीं कहीं पे लाल कुंवर भी मिल जाएगा, ध्यान में रखना है। तो लाल कुमारी नामक वेश्या से प्रेम करता था, जुल्फिकार खां के हाथों में वास्तविक सत्ता थी। नाम मात्र का शासक कौन था? नाम मात्र का शासक बाबू जहांदार शाह। और वास्तविक सत्ता किसके पास थी? लाल कुमारी नामक जुल्फिकार खान के हाथों में। ठीक है ना। अगला लिखो बाबू, अगला है फर्रुख सियर। अगला शासक लिखो फर्रुख सियर। अगले शासक का नाम लिखो बाबू फर्रुख सियर। अगले शासक का नाम फर्रुख सियर। ठीक है ना। अगले शासक का नाम लिखो फर्रुख सियर। इसे घृणित कायर कहते हैं। घृणित कायर कहते हैं। ठीक है ना। ऐसा शासक जो घृणित कायर के नाम से प्रसिद्ध था। तो क्या नाम बोलोगे? फर्रुख सियर। इसके शासनकाल में सैयद बंधुओं वास्तविक नियंत्रण करता थे। ठीक है। वास्तविक नियंत्रण करता थे। अब देखो 2 चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला एक चीज और लिख लो इसी के साथ। फर्रुख सियर की हत्या फर्रुख
सियर की हत्या, फारूक सियर की हत्या सैयद बंधुओं ने कर दिया, सैयद बंधुओं ने कर दिया, बंधुओं ने कर दिया। तीन चीज आपको याद करना पड़ेगा। फारूक सियर, इसे घृणित कायर के रूप में जाना जाता था। घृणित कायर मतलब ससुरा बड़ा कमजोर शासक था, एकदम से भाई साहब एकदम कमजोर शासकों में ये था, ठीक है ना, दुबला, मतलब एक तरह से कमजोर शासक था फारूक सियर, घृणित कायर के रूप में जाना जाता है। इसके शासनकाल में सैयद बंधुओं, अब भाई साहब अगर कमजोर शासक, हमने पहले बताया कि अगर कमजोर शासक रहोगे तो उसके मंत्री और उसके सेनापति क्या हो जाएंगे, उस शासक पर हावी। अब बाबू इसके जब ये कमजोर था, फारूक सियर एकदम कमजोर था भाई, राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी इसकी कम थी, बहुत ज्यादा कम, मतलब मजबूत नहीं था। तो जब मजबूत नहीं है तो उसके सेनापति क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। और जब सेनापति मजबूत हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है सत्ता पर हक जमाने की कोशिश करेंगे। फारूक सियर को क्या किए, इन्हीं सैयद बंधुओं ने इतने मजबूत हो गए, इसके सेनापति इतने मजबूत हो गए, क्यों, क्योंकि इसके फारूक सियर जो शासक था एक कमजोर था। जब फारूक सियर कमजोर था तो उसके सेनापति मजबूत हो गए, और सेनापति मजबूत हो गए तो उनकी महत्वाकांक्षा जाग गई, उनकी महत्वाकांक्षा जाग गई तो आगे चल के ससुरा सैयद बंधुओं ने फारूक सियर को मार के खत्म कर दिया। कहा रास्ते से हटाओ ससुरा, किसी काम का नहीं है, कमजोर शासक है, कोई इज्जत नहीं है इसकी, खत्म करो इसे, ठीक है ना। इतना कायर आदमी है, इसे मतलब इतना कमजोर था, कायर था कि इसे कायर कहकर बुलाया जाने लगा। तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना, एकदम मतलब दुर्बल था, कायर था, निंदनीय था, ठीक है ना। इस वजह से इसे कायर था, कमजोर था, निंदनीय था, इस वजह से ये इसे घृणित कायर के रूप में जाना जाने लगा। और सैयद बंधुओं ने इसकी हत्या कर दी कमजोर होने की वजह से, और वास्तविक सत्ता के मालिक कौन बन गए, सैयद बंधु। अब क्या करेंगे, अब सैयद बंधुओं क्या किए कि हालांकि ये अपने आप को राजा नहीं घोषित किए, ये दोनों क्या थे, सेनापति थे, ये दो भाई थे, सैयद बंधुओं दो भाइयों को कहा जाता था, ठीक है ना। अब ये सैयद बंधुओं क्या किए, आगे खुद ही सत्ता पर मालिक नहीं बने बल्कि राजा बनाने लगे। कहें हमारे उंगलियों पर नाचने वाला राजा चाहिए। सैयद बंधुओं को तो बनैबे किए, फारूक सियर को तो बनैबे किए, फारूक सियर को राजा बना दिए, अपने उंगली पे नचा रहे थे, और आगे चल के उसकी हत्या भी कर दिए, और बाबू आगे चल के राजा बनाने का काम करने लगे। इसीलिए सैयद बंधुओं को किंग मेकर भी कहा जाता है, लिख लो, सैयद बंधुओं को, सैयद बंधुओं को, बंधुओं को किंग मेकर भी कहा जाता है। किंग मेकर अर्थात राजा बनाने वाला, मेकर कहा जाता है। तो पूछेगा क्वेश्चन, बताओ किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है, तो सैयद बंधुओं को क्या कहा जाता है, किंग मेकर के रूप में भी जाना जाता है। अब किंग मेकर क्यों कहा जाता है, फारूक सियर की हत्या कर दिए, फारूक सियर की हत्या करने के बाद अगला राजा कौन बनाए, किसके नियंत्रण पर, अपने उंगलियों पे नचाने वाला राजा बनाए जिसका नाम रफी उद्दरजात था। फिर रफी उद्दरजात को भी भाई साहब कुछ दिन के लिए बनाए, उसके बाद हटा दिए। उसके बाद रफी उद्दौला बना थोड़े समय के लिए, फिर उसको भी हटा दिया ससुरा। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला को बनाए, उसके बाद कौन बना, मोहम्मद शाह रंगीला बना शासक। तो ये सारे शासक बनाए, राजा बना रहे हैं, कौन राजा कौन बना रहा है, ये सारे बनाए, जिसको चाह रहे हैं उसको राजा बना दे रहे हैं, उसको मुगल सत्ता का मालिक बना दे रहे हैं। तो इसलिए इन्हें कहा गया कि ये क्या है बाबू, सैयद बंधुओं को कहा गया किंग मेकर कहा गया, ठीक है ना। तो किंग मेकर कहा गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो फारूक सियर के बाद अब हम देखते हैं रफी उद्दरजात को। रफी उद्दरजात को शासक कौन बनाया, राजा कौन बनाया, इन्हीं सैयद बंधुओं ने। अब देखो बाबू इनके बारे में एक एक पॉइंट लिखो, इनके बारे में ज्यादा नहीं है। पहली बात तो इन्हें राजा कौन बना रहा है, सैयद बंधुओं। लिखो इनके बारे में एक पॉइंट है, ये सबसे कम समय के मुगल बादशाह बने थे, ठीक है ना। सबसे कम समय तक मुगल बादशाह कौन रहा है, तो सबसे कम समय तक बाबू रफी उद्दरजात। कौन है, उसका नाम रफी उद्दरजात। ध्यान रखना, स्टाल लगा लेना, क्या बाबू, स्टाल लगा लो, स्टाल लगा लो, एकदम इंपॉर्टेंट है। सबसे कम समय तक मुगल बादशाह कौन रहा, तो रफी उद्दरजात रहा। सबसे कम समय तक मुगल बादशाह कौन रहा, रफी उद्दरजात। रफी उद्दौला के बारे में भी लिख लो, 2-1 महीने के लिए बना था, इसे भी लिख लो। यह दूसरा सबसे कम समय तक बना हुआ मुगल बादशाह था, दूसरा सबसे कम समय तक बना मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह है, ठीक है ना।
सबसे कम समय तक रफी उद दर्जात, और सबसे कम समय तक कौन बना? रफी उद दौला। ये आपको ध्यान में रखना। अब बाबू रफी उद दौला बना, जब ये दोनों को हटा दिया गया, इन दोनों को फिर से गद्दी से हटा दिया, कौन? वही सैयद बंधुओं ने। तब बाबू अगला शासक बनता है मोहम्मद शाह। कौन बनता है? अगला शासक बनेगा मोहम्मद शाह। अब अगला शासक जब मोहम्मद शाह बनता है, अब यहाँ से कुछ थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अब वो क्या है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से कहानी थोड़ी बदल जाएगी। अब लिखो इसका, अब हेडिंग डालो मोहम्मद शाह रंगीला, हेडिंग डालो मोहम्मद शाह रंगीला। अब इसके बारे में एक एक पॉइंट लिखते हैं। हेडिंग क्या डालना है आपको? मोहम्मद शाह रंगीला। अगला शासक कौन बनेगा? मोहम्मद शाह रंगीला। जब मोहम्मद शाह रंगीला को शासक बनाया कौन? सैयद बंधुओं ने, तो ये समझ गया, मोहम्मद शाह समझ गया कि ससुरा हमसे पहले वालन के इस सैयद बंधुओं राजा बना रहा था और जब मर्जी कर रहा था तब उतार दे रहा था। अब फारूक सियर को तो ससुरा जान से भी मार दिया। ये बात मोहम्मद शाह रंगीला को पता था। ये कहा कि ससुरा अच्छा सैयद बंधुओं, तुमने राजा बना रहा है और राजा किसी को भी बना दे रहा, सबसे पहला इसको हटाओ सामने से। ससुरा पहले इसको, तो ये ससुरा षड्यंत्र रचा और सैयद बंधुओं को कर दिया खात्मा। तो लिख लो सबसे पहला पॉइंट, सैयद बंधुओं का अंत किया। सैयद बंधुओं का अंत किया। ठीक है ना? इसको पता था कि अगर ये जिंदा रहे तो ससुरा फिर हमको भी राजा हटा देंगे, राजा के पद से हटा सकते हैं, हमको भी मार सकते हैं। इसलिए कहा जल्दी से पहले इनको सामने से रास्ते से हटाओ। तो सबसे पहला काम किया ये, सैयद बंधुओं को रास्ते से हटाया। अगला लिखो बाबू इसके बारे में, इसका वास्तविक नाम लिखो। इसका वास्तविक नाम था, इसका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। और रोशन अख्तर, क्या नाम था इसका? अख्तर, रोशन अख्तर। अब इसका नाम तो ये मोहम्मद शाह के नाम से जाना जाता था, लेकिन रंगीला इसको पद दिया गया था। क्या? रंगीला ना, इसको पदवी दिया गया था। नाम तो इसका था रोशन अख्तर और मोहम्मद शाह के नाम से शासक बना। लेकिन इस ससुरा इसका मिजाज थोड़ा गर्मीला टाइप का था भाई साहब, एकदम वही डीजे फीजे वाला मिजाज था ना। हमेशा मतलब भाई साहब रंगारंग प्रोग्राम में विश्वास करता था, डांस करवाता था, समारोह करवाता था। भाई साहब एकदम रंगारंग प्रोग्राम पूरे हमेशा दरबार में होना चाहिए। तो इसका मिजाज कुछ अलगे था। तो इस वजह से लोगों ने इसको कहा कि भाई साहब ये क्या है? रंगीला बादशाह है। क्या बाबू? ये रंगीला बादशाह है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, कि रंगीला इसे क्यों कहा गया। ये थोड़ा सा ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। रंगीला के नाम से फेमस है। अब देखो इसे एक चीज और देखो, इसमें रंगीला बादशाह, इसके शासनकाल में 2-3 काम हुआ। जैसे नादिर शाह ने आक्रमण किया, अहमद शाह ने आक्रमण किया। तो ये सब कुछ हमको ध्यान में रखना। लिखो इसके शासनकाल में ईरान का शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया। 39 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, ठीक है ना, आक्रमण किया। अब ये जो आक्रमण किया था, इसमें एक छोटा सा आपको कहानी सुनाते हैं। नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ 1739 में, तो पूछता है, पहला बात तो ये पूछता कि बताओ जब 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो पहला जवाब आपको होना चाहिए मोहम्मद शाह। क्या नाम था? मोहम्मद शाह। दूसरी बात बाबू कि नादिर शाह कहाँ का निवासी था? नादिर शाह कहाँ का निवासी था? ईरान का। कहाँ का? नादिर शाह ईरान का। कहाँ का बाबू? नादिर शाह ईरान का। हाँ, नादिर शाह कहाँ का? ईरान का शासक था, ठीक है ना। नादिर शाह कब आक्रमण किया? 1739 में आक्रमण किया। अब एक चीज यहीं पे कहानी आपको सुनाते हैं, तब बताते हैं। आपने सुना होगा कोहिनूर हीरा, आपने सुना होगा तख्ते ताउस, आपने सुना होगा दिल्ली नरसंहार। इन तीनों की घटनाएं एक साथ मिलती हैं। दिल्ली नरसंहार की घोषणा, दिल्ली नरसंहार की आपको थोड़ी सी कहानी हम सुनाते हैं कि दिल्ली नरसंहार क्या था। देखो,
नादिर शाह कहाँ गया? ईरान का। अब नादिर शाह जो है ईरान का शासक है। अब ईरान को पार करते हुए, अफगानिस्तान को पार करते हुए कहाँ पहुँचता है? भारत की सीमा पे। जब भारत की सीमा में एंट्री करता है तो ये बात भारत के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को पता चलती है कि भाई साहब नादिर शाह भारत पर आक्रमण करने आ रहा है। तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला क्या करता है? अपनी सेना लेकर के आगे बढ़ता है और करनाल की लड़ाई होती है। हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम करनाल है। वहां पर बाबू मोहम्मद शाह की सेना और नादिर शाह की सेना आमने सामने होती है। आमने सामने होने पर दोनों में करनाल की लड़ाई होती है। इस करनाल की लड़ाई में मुगल सेना पराजित होती है और पराजित होने के बाद मोहम्मद शाह नादिर शाह की अधीनता स्वीकार कर लेता है कि चलो भाई साहब अधीनता स्वीकार कर लेंगे तो मारने नादिर शाह हमारी जान नहीं लेगा। अब ये क्या होता है कि जब ये अधीनता स्वीकार कर लेता है, अधीनता स्वीकार करने के बाद ये दोनों कहाँ आते हैं बाबू? दिल्ली में प्रवेश करते हैं। अधीनता के बाद दिल्ली में प्रवेश करते हैं। जब ये बात दिल्ली की जनता को पता चलती है कि नादिर शाह का कब्जा हो गया दिल्ली पर, तो वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं, दिल्ली के जो स्थानीय व्यापारी हैं, वो क्या करते हैं? वस्तुओं की कीमत बढ़ा देते हैं। वस्तुओं की कीमत बढ़ा देते हैं। अब वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमत को घटाने के लिए क्या होता है कि नादिर शाह के सेना जाते हैं मार्केट में, बाजार में जाते हैं और कहते हैं कि अपने व्यापारी लोग अपना रेट कम करिए, कीमत बढ़ी हुई कीमत को कम करिए। तो स्थानीय व्यापारी ऐसा करने से मना कर देते हैं, जिसके वजह से नादिर शाह की सेना और स्थानीय व्यापारियों के बीच मतभेद हो जाता है। उसके बाद बाबू ये मतभेद धीरे धीरे हिंसा में परिवर्तित हो जाता है और हिंसा होने के साथ ही पता चलता है कि नादिर शाह के कई सारे सैनिक मारे जाते हैं। और इसी तरह की भाई साहब घटना और कई जगहों पर होती है। एक जगह पे तो 3000 सैनिक मारे जाते हैं। तो ये सूचना जब नादिर शाह को पता चलता है कि हमारे 3000 सैनिक मारे गए हैं, तो नादिर शाह बड़े क्रोधित होकर कहता है कि दिल्ली में कत्लेआम मचा दो। जब ये घोषणा नादिर शाह अपने सैनिकों से करता है तो भाई साहब नादिर शाह के इसी घोषणा के बाद दिल्ली में नरसंहार की शुरुआत हो जाती है। कहता है तुम जैसे चाहो इनके साथ सलूक कर सकते हो, तुम्हारे सामने जो भी आए सबको मारो। और इसकी के बाद सेना भाई साहब पागल सेना एकदम भारत दिल्ली की जनता पर टूट पड़ती है। बूढ़े बच्चे महिलाएं बुजुर्ग सबको एक तरफ से कत्लेआम, सबका कत्ल करते हुए एक किनारे से ये जाते हैं इनकी सेना। और ऐसा करते करते भाई साहब बहुते लोगों को मार दिया। सारी नलियां गलियां घर के दरवाजे आंगन कमरे सारे भाई साहब खून से लाल हो गए, लथपथ हो गए सारे लोग। इतना ही नहीं, इनके सैनिकों का इतना खुखार रवैया था, इस तरह से खुखारपन करते थे, इस तरह भाई साहब दरिंदगी किया, इस तरह दरिंदगी से जान लेते थे भाई साहब, मर्डर करते थे भाई साहब कि दिल्ली की जनता खुद अपनी जान लेने लगी कि इन सैनिकों के हाथों मरने से तो बेहतर है कि हम अपना जान खुद ही ले लें। भाई साहब ये आलम था उस समय 1739 में। हालांकि मोहम्मद शाह के बड़े रिक्वेस्ट करने पर हे नादिर शाह ऐसा करना बंद कर दीजिए, इस नरसंहार को रोक दीजिए। लेकिन भाई साहब मनाते मनाते बड़ा लंबा टाइम बीत गया। जब नादिर शाह इस बात के लिए माना कि चलो ठीक है नरसंहार को रोकते हैं, कत्लेआम को रोकते हैं, तब तक भाई साहब दिल्ली में 20 से 30 हजार जाने जा चुकी थी। 20 से 30 हजार मारे गए थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थे, बच्चे भी शामिल थे, बुजुर्ग भी शामिल थे, युवा भी शामिल थे, धर्म के सभी जातियां शामिल थी, सभी वर्ग शामिल थे। भाई साहब कोई हिंदू मुस्लिम किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं, सबको एक तरफ से मारते हुए गया था। ऐसा नादिर शाह का 1739 में भाई साहब नरसंहार था। और नरसंहार के बाद भाई साहब नादिर शाह और नादिर शाह की सेना ने पूरे दिल्ली को लूटा और दिल्ली को लूटा, मुगल खजाने को लूटा। मुगल खजाने में लूटने के बाद यहीं से आपने सुना होगा कि भाई साहब लूटते हुए मुगल खजाने में क्या पाया? कोहिनूर हीरा पाया। क्या पाया बाबू? कोहिनूर हीरा। और मुगल साम्राज्य के कोहिनूर हीरा लेकर के बाबू, और जिस पर मुगल शासक बैठते थे जिसका नाम तख्ते ताउस था, जिसका नाम क्या था? तख्ते ताउस। और कोहिनूर हीरा लेकर के वापस रवाना हो जाता है नादिर शाह। तो ये पूरी घटना क्या थी बाबू? दिल्ली नरसंहार थी। कब हुआ? नादिर शाह के आक्रमण से शुरू होता। कब? 1739 में। और लिखो इसी युद्ध के, इसी आक्रमण के दौरान, लिखो इसी आक्रमण के दौरान नादिर शाह
कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा एवं तख्ते ताउस, तख्ते ताउस, तख्ते ताउस भी उठा ले जाता है, उठा ले जाता है, उठा ले जाता है मतलब लूट कर ले जाता है, उठा ले जाता है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रहा। तो तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा कौन ले गया था भारत से? ईरान, ईरान का शासक नादिर शाह, ये ध्यान में रखना। किस शासक ने कोहिनूर हीरा लूटा था? तो नादिर शाह ने। कब लूटा था? 1739 में। तख्ते ताउस मतलब जिस पर मुगल साम्राज्य के लोग बैठते थे। अब क्वेश्चन आपसे पूछूं कि मुगल सिंहासन, कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस या मयूर, इसी को कोष्टक में लिख लेना, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन, सिंहासन, ठीक है ना, उसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, ठीक है ना, तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन। अब आपसे पूछें कि तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। ये भी क्वेश्चन पूछा, लिख लो। तख्ते ताउस या मुगल सिंहासन पे बैठने वाला, मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम मुगल शासक है मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला। तख्ते ताउस पर, तख्ते ताउस पर, ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था, बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था, अंतिम मुगल शासक, मुगल शासक है, ठीक है ना। जब अब रहबे न करेगा तो बैठेगा कहाँ पे? ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ये पॉइंट था मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। एक पॉइंट और लिख लो बाबू इसी में। इसी के शासनकाल में 1748 में, 1748 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था, अब्दाली का आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 1748 में, ठीक है ना, आक्रमण हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना, लिख लो। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। एक पॉइंट और लिख सकते हो, अहमद शाह अब्दाली भारत पर कुल 8 बार आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली भारत पर कुल 8 बार आक्रमण किया था, कुल 8 बार आक्रमण किया था, 8 बार आक्रमण किया था, आक्रमण किया था, ठीक है। अब देखो 1748 में अहमद शाह अब्दाली प्रथम आक्रमण करता है, पहला आक्रमण करता है, ठीक है ना, किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। किसके शासनकाल में बाबू? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। और अहमद शाह अब्दाली कुल कितनी बार आक्रमण करता है भारत पर? कुल 8 बार आक्रमण करता है। ये ध्यान में रहे, क्वेश्चन भी पूछा गया, ठीक है ना, कुल 8 बार आक्रमण किया गया है। और अहमद शाह अब्दाली फर्स्ट आक्रमण 1748 पे। कब बाबू? 1748 में। ये था हमारा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। अब एक एक पॉइंट है इनके बारे में, आप देख लेते हैं। अब बाकी मुगल शासक जो हैं उनके बारे में एक एक 2-2 पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सारे इंपॉर्टेंट थे। अब लिखो बाबू, मोहम्मद शाह के बाद अहमदन शाह, लिखो, हेडिंग डालो, अहमदन शाह। कौन है बाबू? अहमदन शाह। अहमदन शाह के शासनकाल में कुछ नहीं हुआ था। देखो मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद शासक कौन बनता है? अहमद शाह, अहमदन शाह। कौन नाम था उसका? अहमदन शाह, ठीक है ना, अहमदन शाह। अहमदन शाह के बाद लिखो बाबू आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। क्या था बाबू? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बाद शासक कौन बनता है बाबू? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय लिखो। उसके बाद कौन बनता है? अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। नीचे था, हो सकता कि ना दिखा हो इसलिए लिख दे रहे हैं, अकबर द्वितीय। उसके बाद कौन बनता है बाबू? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह
दूती या जफर, ठीक है ना, दोनों मिल जाएगा तो आप लिख लेना। अब देखो मोहम्मद शाह रंगीला हमने पढ़ लिया, कौन सा मोहम्मद शाह, इसलिए लिखे हैं दोबारा ताकि क्योंकि ये नीचे वाला हो सकता कि आपको ना दिखा हो, तो इसलिए ये वाला लिख दिए। तो मोहम्मद शाह हो गया हमारा खत्म। अहमदम शाह के शासनकाल में कोई बहुत बढ़िया काम नहीं हुआ है। आलमगीर द्वितीय के बारे में भी ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है। अब बाबू हमको किसके बारे में पढ़ना है, आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय। अब शाह आलम द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण काम हुआ था। इसका लिखो, इसका वास्तविक नाम था बाबू, वास्तविक नाम अली गौहर था, अली गौहर था, अली गौहर था। इसका वास्तविक नाम क्या था, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था, अली गौहर था। क्या बाबू, अली गौहर था। लिखो, इसके शासनकाल में, इसी के शासनकाल में पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ था। इसके शासनकाल में पहला काम क्या हुआ था बाबू, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। कौन सा, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध तृतीय युद्ध। लिखो, इसी के शासनकाल में बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। इसी के शासनकाल में इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, ठीक है ना, इलाहाबाद की संधि। हालांकि अब ये सब हमको तो पढ़ना ही है, विस्तार से पढ़ना है। बस हम क्या देख रहे हैं कि शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो पूछेगा कि पानीपत के युद्ध के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, तो बता देना शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की संधि के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय। अब देखो बाबू, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 26-56-61, 1761 में। कब बाबू, 1761 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में। कब बाबू, 1764 में। बक्सर के युद्ध के बाद बाबू कौन सा संधि होता है, इलाहाबाद की, 1765 में। 1765 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना, कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765 में। बक्सर का युद्ध किसके शासनकाल में, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। तो ये सब आपको ध्यान में रखना। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था, अली गौहर था। क्या नाम था बाबू, अली गौहर था। अब बाबू आ जाते हैं हम लोग अकबर द्वितीय के बाद, अकबर द्वितीय के बारे में भी नहीं, फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है, बहादुर शाह द्वितीय। कौन है बाबू, बहादुर शाह द्वितीय। तो ये सब आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये सब हमें विस्तार से पढ़ना, चिंता मत करो, आगे वाले आने वाले समय में हमें सब पढ़ना है, ठीक है ना। अभी के लिए बस इनके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। अब लिखो बहादुर शाह द्वितीय के बारे में। बहादुर शाह द्वितीय के बारे में 2-3 पॉइंट है, लिखो। यह अंतिम मुगल शासक था, यह अंतिम मुगल शासक था, यह अंतिम मुगल शासक था। लिखो, अंतिम मुगल शासक था। 1858 के महारानी विक्टोरिया घोषणा से, महारानी विक्टोरिया घोषणा से, लिखो, महारानी विक्टोरिया घोषणा से, महारानी विक्टोरिया घोषणा से, महारानी विक्टोरिया घोषणा से मुगलिया सल्तनत को समाप्त कर दिया गया। मुगलिया, लिखो, मुगलिया सल्तनत, मुगलिया सल्तनत को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, कर दिया गया। मुगल साम्राज्य को किस के द्वारा समाप्त किया गया था, महारानी के घोषणा के द्वारा। कौन सा घोषणा, 1858 के महारानी के घोषणा के द्वारा मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया। मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ, किस घोषणा से, 1858 के विक्टोरिया। 1857 में क्या होती है, महान क्रांति होती है। उस क्रांति के बाद बाबू महारानी के घोषणा के द्वारा कहा जाता है कि बाबू अब बाबू मुगल साम्राज्य का क्या किया जाता है, खात्मा। तो पूछेगा क्वेश्चन कि बताओ मुगल साम्राज्य का अंत किस घोषणा के द्वारा हुआ, तो महारानी की घोषणा, महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 के द्वारा। अंतिम मुगल बादशाह कौन था बाबू, अंतिम मुगल शासक कौन था बाबू, कौन था, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में ही, लिखो, 1857 की महान क्रांति होती है। 1857 की महान क्रांति होती है, महान क्रांति, ठीक है ना। 1857 की महान क्रांति
हुई थी। किसके शासनकाल में? बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में। तो ये था बाबू हमारा क्या, उत्तर मुगल शासक। अब बताओ अगर ये अंतिम मुगल शासक था तो प्रथम मुगल शासक कौन था? हालांकि आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको जवाब देना, ठीक है, कमेंट करना है कि अगर ये अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय, अगर अंतिम मुगल बादशाह था तो पहला मुगल बादशाह कौन था? किस, और दूसरा क्वेश्चन कि किस मुगल बादशाह को 10 सप्ताह तक दफनाया नहीं गया था? ठीक है ना, आपको ये बताना, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा हुआ खत्म ये मुगल बादशाह। अब एक एक करके हमारा देखो इतिहास ऐसे ही चलेगा, क्रम से ही चलेगा। अब ये हमें समझ में आ गया, एक एक सेगमेंट जो है वो उठा के हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विजय, पंजाब विजय, उसके अलावा साम्राज्य जैसे कि डलहौजी का हड़प नीति, ठीक है ना, उसके अलावा सहायक संधि प्रणाली, ऐसे करके जो भी साम्राज्य, पहले हम लोग क्या करेंगे, साम्राज्य को जीतेंगे। साम्राज्य को जीतने के बाद वहाँ पर सामाजिक नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ, भू राजस्व नीतियाँ अंग्रेजों की, ऐसे करके हम लोग एक क्रम से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।